स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर कोसमिड। इससे पूर्व की क्लास में भी हमने क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में अध्ययन किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर या वाहक ऐसे आनुवंशिक पदार्थ हैं जो किसी डीएनए को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं या किसी जीन को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं और आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित नहीं करते, क्योंकि ये कोशिका में उपस्थित होते हैं और आनुवंशिक पदार्थ या जीन को स्थानांतरित करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्लोनिंग वेक्टर या आनुवंशिक पदार्थों का वहन करने वाले वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। फुकुओमी तथा उसके साथियों ने 1976 में सर्वप्रथम कोसमिड का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि कोसमिड डीएनए के समान एक ऐसा भाग है जिसमें लैम्डा फेज पाया जाता है और लैम्डा फेज के साथ साथ इसमें लैम्डा फेज के एंड कोहेसिव एंड होते हैं। इन कोहेसिव एंड से हम किसी भी डीएनए को कोसमिड में जोड़ सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोसमिड ऐसे वेक्टर हैं जिसमें लैम्डा फेज पाया जाता है तथा कोहेसिव एंड पाए जाते हैं, जिसमें हम किसी भी फॉरेन डीएनए या बाह्य डीएनए या किसी जीन को कोसमिड में जोड़ सकते हैं। कोसमिड को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोसमिड एक हाइब्रिड वेक्टर है या एक हाइब्रिड या संकर वाहक है जो प्लाज्मिड के समान ही होता है, परंतु इसमें कोस साइट पाई जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि लैम्डा फेज में इसमें कोस साइट पाई जाती हैं, जिसमें हम अन्य डीएनए या बाह्य डीएनए को आसानी से जोड़ सकते हैं। अर्थात डीएनए एक हाइब्रिड वेक्टर या संकर भाग भी कहलाता है। कोसमिड को प्रथम बार डेवलप करने वाले वैज्ञानिक कॉलिन तथा होन थे, जिन्होंने 1978 में कोसमिड को डेवलप किया था या कोसमिड को बनाया था। कोसमिड के निम्नलिखित गुण होते हैं जिनको हम 1 by 1 स्टडी करते हैं या 1 by 1 इनका अध्ययन करते हैं। कोसमिड में वायरल प्रोटीन को संश्लेषण करने वाले जीन नहीं पाए जाते, अर्थात किसी भी वायरस के द्वारा जैसे वायरल प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, इस प्रकार के जीन कोसमिड में नहीं पाए जाते जिससे कि वायरल प्रोटीन का संश्लेषण हो, तथा जब वायरल प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी तो कोशिका का विघटन इसके द्वारा नहीं होता। कोसमिड की लंबाई लगभग 5 kb तक होती है। कोसमिड में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट पाई जाती है, अर्थात इसमें ऐसी साइट भी पाई जाती है जिसके द्वारा ये रिप्लिकेट करता है या कर सकता है या प्रतिलिपिकरण कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं कि कोसमिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से संबंधित मार्कर जीन भी पाए जाते हैं, अर्थात ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से प्लाज्मिड में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उपस्थित थे, उसी प्रकार से इसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं बाह्य डीएनए या फॉरेन डीएनए
या अन्य जीन जिसे हम लाइब्रेरी से प्राप्त करते हैं, जिसको हम कॉस्मिड की क्लीवेज साइट से जोड़ सकते हैं। अर्थात इसमें जो क्लीवेज या को साइट पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम इसमें किसी भी डीएनए को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं कि प्लाज्मिड से आकार में छोटा होता है, परंतु प्लाज्मिड में लैम्डा फेस डीएनए के कारण भिन्न होता है। प्लाज्मिड से छोटा है कॉस्मिड, परंतु प्लाज्मिड में जैसा कि हम जानते हैं कि लैम्डा फेस डीएनए नहीं पाया जाता है, तो इसके कारण ये प्लाज्मिड से अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉस्मिड में ही लैम्डा फेस डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड में लैम्डा फेस डीएनए नहीं पाया जाता। लैम्डा फेज में 12 बेस पाए जाते हैं जो कि कॉस्मिड में ही होते हैं। यह जेनेटिक मटेरियल को वर्ताकार करने में या सर्कुलराइजेशन करने में इसका महत्व होता है, तथा किसी जीन को जोड़ने में भी लैम्डा फेज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो लैम्डा फेज बेसिकली हम कह सकते हैं कि सर्कुलराइजेशन या वर्ताकार करने में तथा किसी बाह्य डीएनए को जोड़ने में सहयोग प्रदान करते हैं। कॉस्मिड वेक्टर सामान्यतः ई कोलाई बैक्टीरिया, ईस्ट सेल्स तथा मेलियन सेल्स या स्तनधारियों की कोशिकाओं में भी उपस्थित होते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि जैसे हम फॉरेन डीएनए इसमें देख रहे हैं, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन कर सकते हैं और आवश्यक डीएनए को प्राप्त कर हम वेक्टर डीएनए, जिसको हमें कॉस्मिड कहते हैं, कॉस्मिड की कोस साइट की सहायता से इसमें जोड़ सकते हैं। कॉस्मिड में भी आवश्यक डीएनए को प्राप्त कर, जिसमें को साइट होती हैं, इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। और डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम फॉरेन डीएनए को कॉस्मिड की कोस साइट से जोड़ देते हैं और इसे पुनः हम ई कोलाई बैक्टीरिया में जोड़ करके या स्थानांतरित करके इसके माध्यम से हम किसी भी जीन को क्लोन कर सकते हैं और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी स्थानांतरित होता है। इसलिए हम इसे क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ चूँकि इसमें फॉरेन डीएनए जिसको हम इसमें जोड़ते हैं, उसको ये क्लोन करने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें रिप्लिकेशंस की क्रिया होती है, ये प्रतिलिपिकरण कर सकता है। तो प्रतिलिपिकरण के द्वारा ये फॉरेन डीएनए को भी प्रतिलिपित करता है या उसकी प्रति भी बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वाहक या क्लोनिंग वेक्टर है। तो आज के चैप्टर में हमने नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर कॉस्मिड का अध्ययन किया। इससे पूर्व हमने प्लाज्मिड का अध्ययन किया था। इस प्रकार से हम 1 बाय 1 बायोटेक्नोलॉजी में अध्ययन किए जाने वाले वेक्टर्स का अध्ययन करते रहेंगे। ये दोनों प्लाज्मिड तथा कॉस्मिड वेक्टर, जिनकी सहायता से हम आनुवंशिक पदार्थ को क्लोन करने का कार्य करते हैं तथा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल कोशिका में भी इनको स्थानांतरित कर सकते हैं। बेसिकली मुख्य रूप से ये दोनों वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर कहलाते हैं और इनके माध्यम से हम किसी भी बाह्य डीएनए को या फॉरेन डीएनए को या ऐसे जीन को जिसे हम लाइब्रेरी से प्राप्त करते हैं या ऐसा जीन जो आवश्यक है या कोई विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, उस जीन को हम क्लोन कर सकते हैं या उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड तथा कॉस्मिड में प्रतिलिपिकरण की मैकेनिज्म्स पाई जाती है या इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आज हमने मुख्य रूप से कॉस्मिड वेक्टर का अध्ययन किया है और ये एक क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। धन्यवाद।